बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। नमस्कार, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। ये वक्त बिग ब्रेकिंग का और बड़ी खबर इस वक्त पाकिस्तान से आ रही है। आपको बता दें कि इमरान खान के घर के बाहर फायरिंग हुई है। इमरान खान ने गिरफ्तारी को ड्रामा बताया है। ट्वीट करके उन्होंने हत्या की आशंका जताई है। कहा है कि गिरफ्तारी का दावा महज नाटक है, असल मंशा अपहरण और हत्या करना है। तो इमरान खान के घर पर फायरिंग हुई है। आपको बता दें कि इससे पहले भी कुछ दिनों पहले इमरान खान पर हमला हुआ था, उनके पैर में गोली भी लगी थी और फिलहाल एक बार फिर उनके घर के बाहर ये हमला हुआ है, ये गोली चली है। आपको बता दें फायरिंग हुई है उनके घर के बाहर। इमरान खान ने हालांकि इस बीच ये कहा है कि गिरफ्तारी को ड्रामा वो करार दे रहे हैं। उन्होंने ट्वीट करते हुए बताया कि उनकी हत्या की आशंका है उन्हें। ये भी कहना इमरान का बड़ा आरोप कि गिरफ्तारी का दावा महज नाटक है, असल मंशा अपहरण और हत्या करना है। तो इमरान खान मुसीबतों में लगातार फंसे हुए हैं और इस बीच उनके घर के बाहर फायरिंग की खबर है। जम्मू कश्मीर से आ रही है बड़ी खबर, जहां जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बल को बड़ी कामयाबी मिली है। बारामूला में लश्कर का आतंकी अरेस्ट किया गया है। आतंकी से AK-47 और कारतूस बरामद किए गए हैं। तो लगातार पुलिस का ऑपरेशन जारी है और इसी ऑपरेशन के चलते धरपकड़ भी आतंकियों की जा रही है। और बारामूला में एक बड़ी गिरफ्तारी की गई है। एक आतंकवादी को गिरफ्तार किया गया है। इस आतंकवादी का ताल्लुक लश्कर-ए-तैयबा से बताया जा रहा है। AK-47 भी इससे बरामद हुई और कारतूस भी बरामद हुए हैं। सुरक्षा बलों की तरफ से पूछताछ की जाएगी और इसके बाकी साथियों के बारे में भी जाना जाएगा कि आखिर वो कहां पर मौजूद हैं और उसकी निशानदेही पर उन पर भी कार्रवाई संभव है आने वाले दिनों में। और इस बीच राजधानी दिल्ली से भी एक बड़ी खबर आ रही है। जमीन के बदले नौकरी का यह मामला है, जिसमें राउज एवेन्यू कोर्ट में लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती पहुंचे हुए हैं कोर्ट में। और कोर्ट में इस दौरान उनकी पेशी है। प्रेमचंद गुप्ता, वो भी RJD से ताल्लुक रखते हैं, करीबी हैं लालू प्रसाद यादव के, उनकी भी कोर्ट में पेशी हुई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी भी हैं, राज्यसभा सांसद, उनकी बेटी मीसा भारती भी मौजूद हैं। तीनों के ऊपर ही आरोप लगाए गए हैं इस मामले में। और इस संबंध में तीनों की कोर्ट में पेशी, दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में यह पेशी है। और अब से कुछ दिन पहले ही लालू यादव अपना इलाज करा के सिंगापुर से लौटे हैं। साथ ही साथ आपको यह भी जानकारी दे दें कि ED और CBI की तरफ से भी लालू और उनके परिवार, तेजस्वी यादव समेत RJD से जुड़े हुए नेताओं के ऊपर भी लगातार कार्रवाई हो रही है। इस बीच ये महत्वपूर्ण अपडेट दिल्ली से। मध्य प्रदेश की एक बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर विदिशा से खबर आ रही है। बोरवेल में यानी एक गड्ढे में 7 साल का बच्चा गिरा हुआ है। बच्चे को निकालने के लिए, उसको रेस्क्यू करने का काम लगातार जारी है। खेरखेड़ी गांव में यह हादसा हुआ है और NDRF की टीम वहां पर मौजूद है। बाकायदा उस बच्चे को बाहर निकालने के लिए ये एक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया है। बड़ी संख्या में वहां पर ऑपरेशन का काम जारी रखने के लिए टीमें पहुंची हैं। स्थानीय प्रशासन भी वहां दल बल के साथ मौजूद है। और अमूमन जब बोरवेल में बच्चा गिरता है तो कोशिश यही होती है कि उसके समानांतर, उसके बराबर में गड्ढा खोदा जाए, फिर एक ब्रिज बनाया जाए ताकि इस बच्चे को निकाला जाए। फिलहाल सभी ये दुआ कर रहे हैं कि ये बच्चा सुरक्षित और जल्द से जल्द बाहर निकाल लिया जाए। बात राहुल गांधी की, जिन्होंने लंदन में जो बयान दिया, उस बयान को लेकर बीजेपी कांग्रेस पर लगातार हमलावर है। दिल्ली में आज केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांग्रेस और राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला है। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि राहुल गांधी ने विदेश में देश को बदनाम किया है और राहुल को देश से माफी मांगनी चाहिए। आपने इस बात को भी एक विदेशी संस्थान में चर्चा के संदर्भ में रखा कि आपको अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का देश की संसद में हनन होते दिख रहा है। मैं आज राहुल गांधी से पूछना चाहती हूं कि गांधी खानदान के आदेश अनुसार जब लोकसभा में कांग्रेस के सदस्य कागज फाड़कर स्पीकर की ओर फेंकते हैं, स्पीकर का अपमान करते हैं, क्या वो ब्रेवरी है या राहुल गांधी की डेमोक्रेसी की परिभाषा?
और आइए प्रदेश की कुछ बड़ी खबरों का रुख करते हैं। सीकर से ये बिग ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। सोशल मीडिया पर गैंगस्टर को फॉलो करना 2 युवकों को भारी पड़ गया है। पुलिस ने इन दोनों युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों आरोपियों पर गैंगस्टर को फॉलो करने का आरोप है और ये उनको अब भारी पड़ गया है। पुलिस ने इनको गिरफ्तार कर लिया है। सोशल मीडिया का इस्तेमाल जरा संभल कर, जी हां, सोशल मीडिया को इस्तेमाल करते के दौरान एक गैंगस्टर को फॉलो 2 युवकों ने किया, जिन्हें सीकर में गिरफ्तार किया गया है। इन दोनों ही युवकों की गिरफ्तारी हो चुकी है और दोनों ही युवकों पर गैंगस्टर को फॉलो करने का आरोप लगाकर यह गिरफ्तारी की गई है। तो सीकर से यह महत्वपूर्ण और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि गैंगस्टर को जानबूझकर फॉलो करने की बात ये सामने आई है और जाहिर तौर पर इस तरह की अगर कोई गतिविधि करता है, महिमा मंडन करता है, वो कानून के दायरे में आता है और इसी लिहाज से 2 युवकों ने गैंगस्टर को फॉलो किया और इस कारण से उनको अब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सीकर में ये पुलिस की कार्रवाई सामने आई है। सोशल मीडिया पर इन्होंने फॉलो किया था इस गैंगस्टर को। अगली बड़ी खबर भी सीकर से, जहां पर अनियंत्रित होकर एक स्कूल बस पलट गई है। हादसे में 5 बच्चे और बस चालक को चोटें आई हैं। सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है। रोड रोलर को बचाने के चक्कर में यह बस पलट गई है। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें बच्चों को अस्पताल ले जाने की आप देख सकते हैं। बच्चे स्कूल जा रहे थे लेकिन जाना पड़ा अस्पताल क्योंकि उनकी स्कूल बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई और बच्चों की मरहम पट्टी करते, उनको फर्स्ट एड देते हुए अस्पताल कर्मी सीकर में एक अनियंत्रित होकर बस पलट गई। बस बचाने की कोशिश में थी, बस का ड्राइवर बचाने की कोशिश में था एक रोड रोलर को और उसी बचाने के चक्कर में नियंत्रण खो बैठा और इसके चलते ये स्कूली बच्चे घायल भी हो गए। 5 बच्चे घायल बताए जा रहे हैं। बारह से बिग ब्रेकिंग, पीएफआई मामले में एनआईए ने पेश की है पहली चार्जशीट। जी हां, पहली चार्जशीट पेश कर दी गई है। पीएफआई के मामले में एनआईए की तरफ से कोटा के मोहम्मद आसिफ और बारा के सादिक सर्राफ, ये 2 आरोपी हैं जिनके खिलाफ चार्जशीट एनआईए की तरफ से पेश की गई है। इस चार्जशीट से अहम खुलासा भी हुआ है। इस चार्जशीट में जो मुख्य आरोप लगाए गए हैं, चार्ज लगाए गए हैं, चार्ज फ्रेम किए गए हैं, उनके मुताबिक देश में धार्मिक उन्माद फैलाने की साजिश रचने का इन पर आरोप है। इस्लामिक शासन स्थापित करने के लिए युवाओं को भड़काने का इन पर आरोप है। साथ ही टेरर फंडिंग का भी इन पर आरोप लगा है। तो एनआईए ने प्रतिबंधित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई मामले में पहली चार्जशीट पेश की है। राजस्थान में पीएफआई की हिंसक उग्रवाद की गतिविधियों और एजेंडे से संबंधित मामले की जांच के प्रमुख हिस्से को पूरा करने के बाद एनआईए ने 2 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की है। चार्जशीट के अनुसार कोटा के मोहम्मद आसिफ और बारा के सादिक सर्राफ पर आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप लगाए गए हैं। संगठन का मकसद हथियार और विस्फोटक के सहारे साल 2047 तक भारत में इस्लामिक शासन स्थापित करने के अंतिम उद्देश्य के साथ आतंक और हिंसा के कृत्यों को अंजाम देने के लिए इनका मकसद धन जुटाने का था। बाड़मेर की खबर आपको बताते हैं, जहां पर नशे का नेटवर्क बढ़ता ही जा रहा है। हाल यह है कि यहां नशे की गोलियों की खपत अचानक से बढ़ गई है। इधर सीबीआई की टीम ने नशे की सप्लाई करने वाले 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। नशे के सौदागरों से करीब 7,60,000 से ज्यादा नशे की दवाइयां जब्त की गई हैं। टीम ने बाड़मेर शहर गोदाम से 40 कार्टन और सांचौर से 11 कार्टन नशीली दवाइयां जब्त की हैं। अलग टीमें बना के और ऑपरेशन किया था। हमारे को जो सूचना मिली उसके अनुसार, और हम लोगों ने अब तक 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। और यहाँ पे नशीली जो दवाइयाँ होती है, प्रतिबंधित दवाइयाँ, वो काफ़ी भारी मात्रा में हम लोगों ने यहाँ जब्त किया। विधानसभा की कार्यवाही का आज 18वां दिन है। प्रश्नकाल के साथ विधानसभा की कार्यवाही शुरू हो चुकी है और आइए आपको सीधा विधानसभा की कार्यवाही ही दिखाते हैं। अनुमत करें, लेकिन हमें को इसकी मंजूरी नहीं मिली। तो जो टेंडर 2020 और 2021 के बीएसआर पे किए हुए थे,
उनको अधिक दर मानते हुए एफडी ने भी रिजेक्ट किया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की भी अनौपचारिक रूप से ये मानना था कि दरें ज्यादा हैं। तो एफडी ने जब हमारे जो टेंडर्स उनको अप्रूव नहीं किया तो हमको उनको निरस्त करना पड़ा। हमने एफडी को नए प्रपोजल्स भेजे हैं। हम ये आग्रह कर रहे हैं एफडी से भी कि 2022 के बीएसआर पर अगर हमें अनुमति करें तो ये टेंडर हम लगा पाएंगे, अन्यथा जो भी अनुमति करेंगे एक बार फिर से टेंडर लगाएंगे और हमारी कोशिश रहेगी कि जो लक्ष्य प्रस्तावित हैं हम उस समय सीमा के अंदर अंदर ही काम करने के लिए टेंडर निकालें। अध्यक्ष महोदय, दोनों टेंडर में मुश्किल से 1 महीने का अंतर है और 2021 में टेंडर फ्लोट हुए थे, तो 22 की बीएसआर पे क्यों मांग रहे हैं आप? दूसरा मेरा प्रश्न है कि क्या इसमें क्लब हुआ था? सारे जो थे टेंडर लगाने वाले सबने एक ही रेट भरी थी इस एफआर वाले में, और इसलिए वो 35% एबव गई है ईआर के तुलना में 1 महीने के गैप में 35% पूल हो गया। वो सारा पूल होने से 35% एबव गई, इसलिए आपने ऑब्जेक्शन किया है। आप भारत सरकार को क्यों बीच में ले रहे हैं? 2022 को ले रहे हैं? प्रश्न पूछने के एक्सप्लेन कर रहे हैं। प्रश्न ये है ना कि आप उसको बीच में क्यों ले रहे हैं? पूल क्यों किया आपने? टेंडर की अपनी एक प्रक्रिया है, टेंडर की अपनी एक प्रक्रिया है, कमेटी बनी हुई है, वो सैंक्शन देती है। हमारा उसके अंदर जो हमारी जो टेंडर को मंजूर करने वाली जो फाइनेंस कमेटी है उसके अंदर एफडी का आदमी बैठता है। हम वो सारी प्रक्रिया, अगर हमारे कहीं भी प्रक्रिया में कोई विसंगति पाई जाती है या ऐसा लगता है कि दर अधिक है तो किसी भी। महेश जोशी सरकार के मंत्री यहां अपने विभाग की बात रखते हुए जो सवाल विपक्ष के विधायक से पूछा जा रहा है उसका जवाब यहां पर देते हुए, फिलहाल एक बड़ी खबर सुजानगढ़ से आ रही है, उसका रुख करते हैं। यहां गांव टांडा के 3 युवकों और मलसीसर गांव के एक युवक की यूपी के आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे स्थित नरसीपुर के पास सड़क हादसे में मौत हो गई है। चारों युवकों के शव आज पैतृक गांव टांडा और मलसीसर पहुंचेंगे। वहीं कल दोपहर से दोनों गांवों में मातम का माहौल है, सन्नाटा पसरा हुआ है और दुख का माहौल है। जानकारी के अनुसार क्रूजर सड़क किनारे खड़ी हुई थी जिसको पीछे से एक कार ने टक्कर मार दी, जिससे क्रूजर में बैठे 4 लोगों की मौत हो गई। साथ ही दिल्ली की रहने वाली एक महिला की भी मौत हो गई। वहीं हादसे में 9 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि सुजानगढ़ के चारों मृतक एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं, जो शादी में शामिल होकर वापस राजस्थान लौट रहे थे, लेकिन हादसे के चलते परिवार में शादी की खुशियां मातम में तब्दील हो गई हैं। बांसवाड़ा से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर कार और बाइक में टक्कर हो गई। हादसे में बाइक चालक की मौके पर ही मौत हो गई। कार चालक मौके से फरार हो चुका है। गुस्साए लोगों ने कार में आग लगा दी। शव को अस्पताल में रखा गया है। तो यह महत्वपूर्ण खबर बांसवाड़ा से। तस्वीरें भी आप उस कार की देख रहे हैं जिसको आक्रोशित भीड़ ने आग के हवाले कर दिया। इस कार से ही टक्कर लगने के कारण बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी भीषण टक्कर रही होगी और गुस्साए स्थानीय लोगों ने इस कार को आग के हवाले कर दिया। बिग ब्रेकिंग भरतपुर से, जहां छेड़खानी करने पर मनचले की जमकर पिटाई कर दी गई। बीच सड़क पर महिला ने युवक को जमकर पीटा। महिला की मारपीट के बाद मौके से फरार हुआ युवक। मनचले की पिटाई का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, लोगों से घिरा हुआ है मनचला। अब जब वो धरा गया, पकड़ा गया तो रहम की भीख मांग रहा था, हाथ जोड़ रहा था। वहां मौजूद लोगों ने उसको घेरा हुआ था और महिला ने खूब दे दनादन करके इस मनचले की धुनाई कर दी। जैसलमेर के रामगढ़ से बड़ी खबर, जहां लाइमस्टोन की ढुलाई में लगे एक ट्रक में आग लग गई है। भयंकर आग में ट्रक जलकर राख हो गया है। खदानों के बीच में यह ट्रक अचानक आग के हवाले हो गया। अचानक ये आग लग गई थी और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हैं। जैसलमेर से ये खबर है, जहां रामगढ़ में लाइमस्टोन की ढुलाई के काम में ये लगा हुआ था, लोडिंग अनलोडिंग के काम में ये लगा हुआ था ट्रक। अचानक इसमें आग लग गई। कारण क्या है ये नहीं पता चला है, लेकिन मौका नहीं लगा इस ट्रक की आग को बुझाने का और पूरी तरह से ये ट्रक धुआं का जल उठा, जलकर खाक हो गया। और अब बाना से खबर, जहां मांगरोल इलाके में एक व्याख्याता से ऑनलाइन ठगी का मामला सामने आया है। शातिर ठग ने व्याख्याता से क्रेडिट कार्ड ब्लॉक करने के नाम पर ओटीपी पूछा, 98,500 रुपए की ठगी कर ली। दरअसल 13 मार्च को ब्रजेश के नंबर पर एक कॉल आया था, जिसमें कॉलर ने अपने आप को
बैंक कर्मी बताते हुए पीड़ित से कहा कि उसका क्रेडिट कार्ड एक्सपायर हो गया है, जिसे रिन्यू करवाने पर सालाना चार्ज 12,500 रुपए लगेगा, लेकिन कार्ड ब्लॉक करवाने के बाद कोई चार्ज नहीं लगेगा। ऐसे में फरियादी ने शातिर ठग की बातों में आकर क्रेडिट कार्ड ब्लॉक करवाने के लिए सहमति दे दी और फिर ठग ने ओटीपी पूछकर पहले ट्रांजैक्शन पर 90,000 रुपए, दूसरे ट्रांजैक्शन पर 5,000 रुपए और तीसरे ट्रांजैक्शन से 3,500 रुपए समेत कुल 98,500 रुपए गायब कर दिए। अब ये मामला पुलिस तक पहुंच चुका है। पास एसबीआई के कर्मचारी नाम से कॉल आया था। उन्होंने मेरा कार्ड ब्लॉक करने के लिए ओटीपी मांगा और ओटीपी के उसमें मेरे अकाउंट से, क्रेडिट कार्ड से 98,500 रुपये निकाल ली गई। अच्छा, कितने बार में निकाले हैं उन्होंने? 3 बार में निकालेंगे, पहले 90,000, 5,000, फिर 3,500 रुपये। अच्छा, आप हैक हो गया था ऐसा कुछ? मोबाइल हैक हो गया मेरा, पूरी तरह से मोबाइल काम नहीं कर रहा है। कौन सा ऐप डाउनलोड करवाया था? मेरे से एनीडेस्क डाउनलोड ऐप करवाया था। विपिन से बात करेंगे। 12 संवाददाता जुड़ चुके हैं हमारे साथ। विपिन, ये पूरी घटना बाकी सभी लोगों के लिए भी एक तरह से सबक है, क्योंकि हर कोई बैंकिंग सुविधा इस्तेमाल करता है और काफ़ी लोग अब नेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग का भी इस्तेमाल करते हैं। पुलिस क्या अभी पता लगा पाई ये कहाँ के थे शातिर ठग? बिल्कुल, इस बारे में अभी तक पता नहीं चल पा रहा है, लेकिन जो फर्स्ट लोकेशन उनकी आ रही है वो कर्नाटक की तरफ की आ रही है, साउथ जो है उधर से आ रही है। और देखिए, वाकई में गंभीर मामला तो है ही, क्योंकि पढ़ा लिखा व्याख्याता है, कोई मामूली आदमी या गांव का व्यक्ति होता जो बातों में आ जाता और इस तरह अपनी ओटीपी बता देता या कोई ऐप डाउनलोड कर लेता। लेकिन एक व्याख्याता जब इस बड़े नेटवर्क के जालसाज में फंस रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि लोगों के लिए सोचने का विषय है कि वाकई कितना सेफ है और कितना संभल कर करने की जरूरत है। फिर आज जो है साइबर थाने में ब्रजेश ने अपनी जो है रिपोर्ट दी है और साइबर थाने जो है जो जिन खातों में पैसा गया है, क्योंकि विदिन 13 मार्च की घटना थी, उसके बाद वो कल शाम जब ब्रजेश वहाँ शिकायत दी उसके बाद उसको बुलाया गया है थाने में और शिकायत दी है। तो ऐसे में अकाउंट फ्रीजिंग जो है, जो सबसे पहली प्रक्रिया होती है साइबर की, वो अकाउंट फ्रीजिंग की प्रक्रिया जो है वो अपनाई गई है। तो ऐसे में इस प्रोसेस को जो है पेमेंट जाने की रिटर्निंग प्रोसेस जो है उसकी आशंका थोड़ी बहुत यहाँ बन रही है कि वापस इस प्रार्थी को एक जो प्रोसेस है आरबीआई के नॉर्म्स, उस नॉर्म्स के तहत वापस इसको अमाउंट मिल जाए। लेकिन और ये साथ बताना चाहूंगा, ये कोई पहली ठगी नहीं है। 12 जिले में लगातार इस तरह की ठगी के मामले महीने में दर्जन भर करीबन आ जाते हैं, लेकिन ये एक बड़ा अमाउंट था क्योंकि व्याख्याता था तो जाहिर सी बात है खाते में पैसा था, तो 98,000 से ऊपर की रकम जो है वो चली गई है। नहीं तो छोटे मोटे जिस तरह 1,000, 2,000 या 10,000 तक के मामले तो अमूमन दर्जन भर आते हैं। और साइबर थाने ने हाल ही में एक फ्रॉड का इस तरह का एक मामला पकड़ा भी और उसको सलाखों के पीछे पहुंचाया भी है। तो ऐसे में यही आशा की जा सकती है कि कहीं ना कहीं साइबर थाना इस पीड़ित को भी न्याय दिला दे। लेकिन एक बड़ी घटना है क्योंकि एक व्याख्याता थे जिनके साथ ठगी। शुक्रिया विपिन आपका फिलहाल इस जानकारी के लिए। जयपुर के बस्ती से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर विवाहिता के साथ ससुराल पक्ष ने मारपीट की है। मारपीट के बाद विवाहिता को गंभीर चोटें आई हैं। महिला के पति पर नशे में मारपीट करने का आरोप लगा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। तो एक पति ने अपनी ही पत्नी को मारपीट का शिकार बनाया है। ये बताया जा रहा है कि पति ने शराब के नशे में ये हरकत की है। आपको ये भी जानकारी दे दें कि ये मामला राजधानी जयपुर के बस्सी इलाके का है। विवाहिता को गंभीर चोटें आई हैं। महिला के पति पर नशे में मारपीट का आरोप है। इससे पहले भी वो इस तरह की हरकतें करता रहा है। और अब बात अलवर की, जहां अकबरपुर थाना इलाके में एक 17 साल की नाबालिग से गैंगरेप का मामला सामने आया है। दरअसल पीड़िता अपने घर से डॉक्टर के पास दवाई लेने जा रही थी, तभी गांव की पुरानी हवेली में पहले से घात लगाए 2 युवकों ने उसे पकड़ लिया और फिर हवेली में ले जाकर गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। नाबालिग के चिल्लाने पर दोनों आरोपी मौके से फरार हो गए। घर पहुंचने पर पीड़िता ने इसकी सूचना परिजनों को दी और उसके बाद थाने जाकर मामला दर्ज करवाया गया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। बालिका का थाना रोड क्षेत्र में उसके साथ में 2 लड़कों ने बलात्कार किया है और हमने FIR दर्ज कर ली है। तो लड़की के बयान दे दिए पीड़िता के, और बाकी आगे माननीय न्यायालय में बयान करवाए जाएंगे। उसके बाद में अनुसंधान में जो स्थिति आती है उसके अनुसार कार्रवाई करेंगे।
श्री गंगानगर से बड़ी खबर आ रही है, जहां नकली डीजल के संदेह में पेट्रोल पंप पर कार्रवाई की गई है। रसद विभाग ने 2800 लीटर संदिग्ध डीजल को जब्त किया है। एक पिकअप को भी इस दौरान जब्त किया है। ये वही खेप 2800 लीटर डीजल की जो संदिग्ध माना जा रहा है, मिलावटी माना जा रहा है, नकली माना जा रहा है, और इसी लिहाज से इसको जब्त किया गया है। रसद विभाग की तरफ से श्री गंगानगर में यह बड़ी कार्रवाई की गई है। पहले भी लगातार शिकायतें आ रही, तरफ जाकर यह बड़ी कार्रवाई की गई है। अब ये डीजल, इसके सैंपल जांच के लिए भेजे जाएंगे और इसी के आधार पर जो रिपोर्ट आएगी तब जाकर कार्रवाई होगी। उदयपुर से बड़ी खबर है, जहां पर अवैध शराब तस्करी पर बड़ा एक्शन हुआ है। अवैध शराब के खिलाफ कानूड़ पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। 2 वाहनों से 572 अवैध शराब के कार्टन जब्त किए गए हैं। पुलिस ने शराब की तस्करी कर रहे 2 लोगों को पकड़ा है। पुलिस ने केस दर्ज करके जांच शुरू कर दी है, कार्रवाई शुरू कर दी है। तो ये महत्वपूर्ण और बड़ी खबर उदयपुर से। अवैध शराब तस्करी लगातार बढ़ रही है और इसी कड़ी में पुलिस भी एक्शन मोड में है। उदयपुर से बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध शराब के खिलाफ कानूड़ पुलिस ने 2 वाहनों से 572 अवैध शराब के कार्टन जब्त किए हैं। बाड़मेर पुलिस ने 2 साल से फरार चल रही रीट लीक्स की 2021 की आरोपी द्रौपदी को गिरफ्तार कर लिया है। 2 साल से फरार चल रही थी, लगातार तलाश पुलिस की तरफ से की जा रही थी। आखिरकार इस आरोपी को, द्रौपदी नाम की इस आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। उदाराम के साथ में द्रौपदी एग्जाम में फर्जी कैंडिडेट बैठाने और लोगों से पेपर के बदले पैसे वसूलती थी, ऐसा आरोप है। पुलिस अब जयपुर एसओजी के समक्ष द्रौपदी को पेश करेगी। द्रौपदी पर बाड़मेर एसपी की तरफ से 500 रुपए का इनाम भी घोषित किया गया है। पुलिस के मुताबिक गंगापुर सिटी में सितंबर 2021 रीट पेपर लीक का मामला दर्ज हुआ था। जांच के बाद एसओजी को द्रौपदी की तलाश भी थी। सूचना मिली कि द्रौपदी घर आई हुई है। जैसे ही मैं पुलिस दल लेकर वहाँ घर पे गया और गेट खोला तो ये घर से निकल के भागने लगी। करीब आधा किलोमीटर भागी, पीछा करके इसको दस्तयाब करके लेकर आया और जयपुर एसओजी से मैंने बात की है। एसओजी टीम वहाँ से नहीं आ पा रही है, इसलिए मैंने मेरे थाने से एक एसआई और महिला कांस्टेबल के साथ अभी शाम को साधन है बस है उससे रवाना करूँगा। और ये काफ़ी 2 साल से फरार थी, जिसको मैंने दस्तयाब किया है। और बाड़मेर एसपी साहब की तरफ से 500 रुपये के इनाम अपराधी थी, जिसको हमने आज दस्तयाब किया। बूंदी से खबर है, जहां नगर परिषद में मृत मवेशी उठाने वाले वाहन के खराब होने से शहर में मृत मवेशियों के शव का उठाव बंद हो गया है। 2 से 3 दिन में भी मृत मवेशियों को उठाया नहीं जा रहा है। लोग क्षेत्र नगर परिषद कार्यालय और पार्षदों के पास जाते हैं, लेकिन नगर परिषद के पास बंदोबस्त नहीं होने से पूरी व्यवस्था लचर हो गई है। शहर में 1.5 लाख की जनसंख्या वाले शहर में 60 वार्ड हैं, जहां मृत गाय, भैंस और अन्य जानवरों को उठाने के लिए परिषद के पास एक ही वाहन है, वो भी पिछले 1 महीने से खराब पड़ा हुआ है। इन नंदी बाबा को 2 दिन हो गए। यहाँ 2 दिन पहले नाइट में इनकी मृत्यु हुई थी। इनको देवपुरा से लेकर आए थे, इन्होंने कोई विषाक्त पदार्थ खा लिया था। फिर भी मरने के बाद हमने नगर परिषद में सूचना दी। नगर परिषद के ठेकेदार को हमारे अध्यक्ष साहब श्रीमान प्रहलाद जी मीणा ने सूचना दी, लेकिन ये नंदी बाबा अभी तक नहीं उठे हुए हैं और इसमें बहुत भयंकर बदबू आने लग गई है। और जो दूसरे गौवंश हैं उनको भी समस्या खड़ी होगी अगर ये जल्दी से जल्दी नहीं उठते हैं तो। कई बार हम लोगों ने शिकायतें भी की हैं। वाहन की स्थिति है कि पुराना जो कॉन्ट्रैक्टर था उसने हमारा जो ऑटो था उसको सीज करके डाल दिया, उसको ठीक करवाने, और हम दूसरी अल्टरनेट व्यवस्था कर रहे हैं। हम पूरी तरह चिंतित है और उसकी व्यवस्था हम सुचारू करेंगे। नहीं, वो उठ रहे थे, अभी 1-2 दिन से समस्या क्रिएट हुई है, वो बात सही है, लेकिन अब उस पर हम लगे हैं और उसको सुचारू रूप से आजकल में चालू कर देंगे उसकी व्यवस्था को। बूंदी सहित प्रदेश भर में कृषि उपज मंडियों में सरसों की आवक होने के बावजूद राज्य सरकार ने अभी तक सरसों की सरकारी खरीद शुरू नहीं की है, जिससे किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और अपनी फसल को व्यापारियों को कम दामों पर बेचने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। वहीं व्यापारियों ने किसानों के आरोपों को निराधार बताया है। वहीं अब आक्रोशित किसानों ने सरकार से सरसों की खरीद शुरू कर उचित भाव दिए जाने की मांग की है। यही है कि किसान 2-2, 3-3 रोज तक पड़े हैं और अगर कांटा पे पर्ची देते तो काश्तकार को मनमर्जी भाव लगा रहे हैं। या कल 49 तो आज 45 ही रख दी, 40 से 45, और काश्तकार की लागत भी नहीं निकल रही। तो खरीद करनी चाहिए सरकार को, खरीद करना चाहिए, जल्दी से जल्दी खरीद करना चाहिए। ऐसे घोषणाएं तो बहुत सारी कर देते हो,
31 अप्रैल को कर देंगे, इसको कर देंगे, 1 मार्च को कर देंगे, बाकी हाल तक तो कोई यही को ना नहीं कोई राहत नहीं मिल रही। किसी भी मंडी से यहाँ पे कोई माल कम नहीं बिक रहा है, ना कोई किसान कह रहा है ये बात। और गवर्नमेंट सुस्त बैठी हुई है। अगर गवर्नमेंट किसानों को पूरा दाम दिलाना चाहती है तो कांटे क्यों नहीं लगा रही है? मुंबई के एक 2.5 साल के बच्चे का डूंगरपुर मेडिकल कॉलेज में पहली बार कैंसर की गांठ का सफल ऑपरेशन हुआ है। प्रिंसिपल समेत 8 डॉक्टरों की टीम ने करीब 45 मिनट तक चले इस ऑपरेशन में आधा किलो की कैंसर की गांठ को निकाल लिया। ऑपरेशन के बाद बच्चे के माता पिता के साथ ही डॉक्टरों ने राहत की सांस ली है। मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर महेश पुकार ने बताया कि बच्चे को 11 मार्च को उसके परिजन यहां लेकर आए थे। रिपोर्ट देखने के बाद बच्चे को भर्ती कर दिया गया। डॉक्टर महेश पुकार ने बताया कि गांठ किडनी के बीच में होने से ऑपरेशन चुनौतीपूर्ण था, लेकिन डॉक्टरों ने मिलकर सफल ऑपरेशन को अंजाम दिया। उनके लिए एक बड़ा चैलेंज भी था और यह ऑपरेशन 45 मिनट में बहुत अच्छी तरह से हुआ। इसमें ब्लीडिंग भी ज़्यादा नहीं हुई। हालांकि एक चैलेंज था क्योंकि इतनी बड़ी गांठ थी और उसमें क्या होता है कि जो वेन होती है वो बहुत छोटी होती है, जो डायरेक्ट इंफेविना का जो मेन नस से जुड़ी होती है। अगर वहाँ से अगर वो एवॉल्व हो जाती तो उसमें ब्लीडिंग हम रोक नहीं पाते। तो एक वो चैलेंज था, लेकिन उसके अंदर भी हमने वो चैलेंज के साथ वो ऑपरेशन कर दिया और बहुत अच्छा हो गया और पेशेंट एकदम बहुत बढ़िया है। और फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का वक्त हुआ है, तुरंत लौट कर आते हैं।